Ozone is an allotropic form of oxygen. Ozone is an allotropic form of oxygen. Allotropic form of oxygen. Its form by the action of its form by the action of ultraviolet radiations on oxygen. Ultraviolet radiations on oxygen. Reaction note कर लो. 3O2 react with ultraviolet radiation, then form 2 mole of ozone. Endothermic process है, delta H की value 142.7 किलोजूल मोल इनवर्स. ठीक है. तो ओजोन का प्रिपरेशन जो है वो कैसे करेंगे अपन, डाई ऑक्सीजन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्शन करें तो उस केस के अंदर ओजोन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है. तो अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की तो ओजोन जो होता है वो डाई ऑक्सीजन के कंपेरिजन में क्या होगा, अनस्टेबल होता है. ठीक है ना, अनस्टेबल है ओजोन, डाई ऑक्सीजन के कंपेरिजन में अनस्टेबल होता है और इजीली जो है ओजोन ब्रेक हो जाएगा डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर. और जब ब्रेक होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट जो है उसको रिलीज करेगा, क्योंकि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. ठीक है. और यही रीजन है कि ओजोन जो होता है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में हम स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर इसको स्टोर कर रखा है और अगर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया तो उस केस के अंदर एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट जो है वो रिलीज होता है. ठीक है. तो ये था हमारे पास प्रिपरेशन मेथड डाई ऑक्सीजन से ओजोन का प्रिपरेशन. अब नोट करो प्रॉपर्टीज. Ozone has characteristic smell and in small concentration it is harmless if the concentration rises about 100 ppm, breathing becomes uncomfortable, resulting in headache. Line change. The formation of ozone from oxygen is an endothermic process. Formation of ozone from oxygen is an endothermic process. It is necessary to use
to use a silent electrical discharge in its preparation. Use a silent electrical discharge in its preparation to prevent its decomposition. To prevent its decomposition. तो अगर लेबोरेटरी में इसका फॉर्मेशन करना है तो अपन क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डाइऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फॉर्म में, और कंटिन्यू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना होगा तभी ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होगा। अगर अपन ने एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, देना बंद कर दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कम कर दिया, तो उस केस के अंदर वापस ओजोन जो है वो क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा ऑक्सीजन के अंदर। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो हमने ऊपर लिखा था, पहले बात की थी, वही चीज अपन ने यहाँ पर नोट किया है। नेक्स्ट नोट करो, लाइन चेंज करके। Ozone is unstable with respect to oxygen, because it results in liberation of heat, and increase in entropy. These two factors reinforce each other. Reinforce each other, resulting in large negative Gibbs free energy, for its conversion into oxygen. देखो यहां पर जो रिएक्शन है 3O2 to 2O3, और अगर मैं ओजोन को डीकम्पोज करूं देन 2O3 डीकम्पोज इनटू 3O2। अब यहां पर पहले जो एंडोथर्मिक प्रोसेस था वो अब क्या हो जाएगा, यहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, डेल्टा एच का वैल्यू किसमें आ रहा है, नेगेटिव। डेल्टा एस एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट का एंट्रोपी कितना है, यहाँ पर जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उतना एंट्रोपी इंक्रीज होता है। सपोज यहाँ पर मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो प्रोडक्ट का एंट्रोपी कितना है 3, और रिएक्टेंट का एंट्रोपी कितना है 2। तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज की वैल्यू किसमें आएगा, पॉजिटिव में। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। 11th में किया था अपन ने गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, कि गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच की वैल्यू किसमें है, नेगेटिव में, बाहर नेगेटिव साइन। डेल्टा एस की वैल्यू किसमें है, पॉजिटिव में, तो अंदर वाली वैल्यू किसमें है, पॉजिटिव में, और बाहर साइन किसका है, नेगेटिव का, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इट मींस डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव है और टी डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या आ रही है, नेगेटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो 11th हमने क्या डिस्कस किया था कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा, जब अपने पास प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो यहां पर ओजोन का डीकंपोजिशन डाइऑक्सीजन में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है और प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल होता है रिएक्टेंट के कंपैरिजन। तो ये अपने पास रिएक्शन है, नोट कर लो इसको।
नेक्स्ट नोट करो, ओजोन इज one of the most powerful ozone is one of the most powerful oxidizing agent, most powerful oxidizing agent with the liberation of oxygen, with the liberation of oxygen and nascent oxygen, nascent oxygen, nascent oxygen, it oxidize lead sulfide, it's oxidize lead sulfide into lead sulfate, lead sulfide into lead sulfate and iodide and iodide ion into iodide ion into iodine. देखो यहां पर जो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है उसके वो रेस्पॉन्सिबल किस लिए है, क्योंकि जब इसको अपन डीकंपोज करते हैं तो उस केस के अंदर नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, एटॉमिक ऑक्सीजन बनता है, और ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर रिएक्शन किया मैंने पीबीएस का किसके साथ, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन O3 के साथ। O3 डीकंपोज किसमें होगा, O2 के अंदर और नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर। कितने मॉलिक्यूल है ओजोन के, 4। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, 4। कितने एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज होंगे, 4। वो एटॉमिक ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो गया, सल्फर के साथ। तो क्या बन गया, PbSO4 प्लस 4O2। तो यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन, जो एटॉमिक ऑक्सीजन जो होता है वो उसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आयोडाइड आयन है, इसका रिएक्शन किया ओजोन के साथ, कितने मॉलिक्यूल लिए ओजोन के, 1। तो कितना डाइऑक्सीजन रिलीज होगा, 1। और एक नेसेंट ऑक्सीजन है वो किसके साथ ऐड हो गया, हाइड्रोजन के साथ। देन 2OH नेगेटिव, I2 प्लस O2। तो आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज हो गया आयोडीन के अंदर और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, रिएक्शन नोट कर लिया। नेक्स्ट नोट करो, when ozone react with excess amount of potassium iodide, excess amount of potassium iodide solution, potassium iodide solution buffered with a borate buffer, buffered with a borate buffer, ब्रैकेट में नोट करो pH 9.2, pH 9.2,
iodine is liberated, iodine is liberated which can be titrate against a standard solution of sodium thiosulfate, standard solution of sodium thiosulfate. This is a quantitative method. For estimating ozone gas. This is a quantitative method for estimating ozone gas. ठीक है, तो Ki जो है उसके साथ रिएक्शन किया ओजोन का, जिसमें सॉल्यूशन को अपन ने क्या कर लिया, बोरेट बफर से उसका पीएच फिक्स कर दिया। कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है स्नेहा? बफर सॉल्यूशन क्या होता है उन्हीं? ईशा बोलो। बफर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को देखो, यहां पर अपन ने लिखा हुआ है, थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अरे जब मैंने उसको बोरेट बफर से बफर सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया और बोरेट बफर जो है उसका पीएच लिखा हुआ है 9.2, इट मींस बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके पीएच के अंदर कोई चेंज नहीं होता है अगर अपन एसिड और बेस को ऐड करें तो। ये 11th का टॉपिक है, 11th का टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बफर सॉल्यूशन? ऐसे सॉल्यूशंस है जिसमें अगर स्मॉल क्वांटिटी में एसिड और बेस को अगर ऐड कर दें तो उनकी पीएच वैल्यूज जो होती है वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उसे बोलेंगे अपन बफर सॉल्यूशन। तो अपन ने यहाँ पर जो Ki सॉल्यूशन है उसको बफर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रखा है, उसका पीएच फिक्स कर रखा है 9.2, और फिर उसका रिएक्शन किससे किया? ओजोन के साथ। थोड़ा पढ़ के आया करो है? पढ़ना नहीं है बस, बाकी सब काम करने हैं। क्यों? कल कहां पार्टी करने गए थे दोनों? हाँ, ईशा और तुम कहां पार्टी करने गए थे कल दोनों? गए थे ना, क्लास तो ली थी तुमने। अच्छा, मैंने कहा था पार्टी करने गए होंगे, और तुमने डाल रखा था ना एक सर्टिफिकेट डाला हुआ था नासा वाला, तो मैंने कहा था नासा वाली पार्टी लेने गए हो दोनों। बाद में आया था। अच्छा, तो थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो। गर्दन हिला दो बस, पढ़ना तो है नहीं वैसे भी। वो तो पीछे ऐसे कल कहाँ गायब थे भाई दोनों? दो तो ये गए थे और एक ये गया था। हाँ, हॉलीडे पे थे, तो मैं तो देखा तुम लोगों जाते हुए यहाँ से। अच्छा अच्छा, और शैलेश? वेरी गुड, चलो ठीक है। देखो इधर, यहां पर अपन ने क्या किया, इसके अंदर जो पोटेशियम आयोडाइड का एक्सेस अमाउंट लिया और उसको बफर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया बोरेट बफर ऐड करके, और फिर उसका ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयोडीन रिलीज होती है। और जो आयोडीन रिलीज हो रहा है उसको अपन क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। किसके साथ? सोडियम थायोसल्फेट के साथ। जब सोडियम थायोसल्फेट के साथ उसको टाइट्रेट करते हैं तो जितने आयोडीन मॉलिक्यूल्स बनेगा उतना ही ओजोन मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्शन में यूज में आता है। तो ये जो मेथड है इससे अपन क्या करते हैं, ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो है वो कैसे करेंगे अपन, तो वहां पर अपने को लिखना पड़ेगा इसके अंदर कि Ki जो है उसके एक्सेस अमाउंट के अंदर ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं, उसको बफर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके, तो आयोडीन रिलीज होता है, और जो आयोडीन रिलीज हो रहा है उसी को सोडियम थायोसल्फेट के साथ
टाइट्रेट करते हैं तो अपन ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे। और रिएक्शन कौन सी है वहां पर, ये जो रिएक्शन लिखी है यही रिएक्शन अभी मैंने रिपीट की है वापस। पोटेशियम आयोडाइड का एक्सिस अमाउंट है, उसका अगर ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है अपने पास, क्योंकि एल्केलाइन मीडियम है, OH नेगेटिव है, इसलिए अपन ने इसको पहले बफर सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया है, 9.2 pH सेट किया है, ताकि अगर इसमें OH नेगेटिव आयन बने भी तो उसकी pH में कोई चेंजेस नहीं हो, इसलिए उसको बफर सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया है। और उसके बाद जब रिएक्शन करते हैं तो आयोडाइड आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन में। जितने आयोडीन मॉलिक्यूल बनेंगे उतने ओजोन मॉलिक्यूल रिएक्शन में यूज में आ रहा है। तो यहां पर आयोडीन का टाइट्रेशन कर रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ, और जब सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसका टाइट्रेशन करते हैं तो हम इसका कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं I2 का। जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स I2 का होगा उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओजोन का यहां पर रिएक्ट कर रहा है। तो ये अपने पास ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होता है। नोट करो आगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स react with ozone and form nitrogen oxides This reaction is responsible for depleting the concentration of the ozone layer in upper atmosphere. Nitrogen oxide NO rapidly react with ozone and convert into nitrogen oxides NO2 and ozone. तो जितना ज्यादा अमाउंट में एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और ओजोन लेयर जो है उसका डिप्लेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब गैसेस जो होती हैं वो ओजोन डिप्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नोट कर लो इस रिएक्शन को। अब आगे नोट करो लाइन चेंज करके। The two oxygen bond length, the two oxygen bond length in the ozone molecules are identical. And the molecule is angular with bond angle of about 117 degree. ठीक है, तो ओजोन के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 117 डिग्री है, और इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी होती है, आइडेंटिकल होता है। स्ट्रक्चर देखो यहां पर, ये अपने पास इसका ओजोन का स्ट्रक्चर है। क्या हुआ है? ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव।
तो यहाँ पर जो ओजोन की स्ट्रक्चर है उसके अंदर दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है, और जो बॉन्ड एंगल है वो 117 डिग्री है। ठीक है, तो ये अपने पास ओजोन का स्ट्रक्चर है। अब बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल क्यों है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो आइडेंटिकल क्यों है? बोलिए। बोल भाई नमन, आइडेंटिकल क्यों है भाई बॉन्ड लेंथ? बताइए। गुंजन, गुंजन, इतने ब्रेक लेने के बाद में गुंजन ने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन के आंसर नहीं बता रही है। अरे सिंपल सा है, हाँ रेजोनेंस है इसके अंदर। यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होता है इसलिए यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर्स आते हैं। ये अपने पास ओजोन का स्ट्रक्चर 11th में था, 4th चैप्टर के अंदर। वहां पर लुईस स्ट्रक्चर से अपन ने ओजोन का पहला स्ट्रक्चर बनाया था, लुईस डायग्राम, और उसके बाद में अपन ने रेजोनेंस किया था। रेजोनेंस कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऑक्सीजन पे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग कर लिया। ये लो। तो डबल बॉन्ड यहां पर भी और डबल बॉन्ड इस पे भी आ रहा है। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें अपन इसके अंदर, दोनों ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहां पर जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा इस ऑक्सीजन में भी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा इस ऑक्सीजन में। ठीक है, यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे क्या आएगा? डेल माइनस हाफ, डेल माइनस हाफ, क्योंकि -1 जो चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डिवाइड हो रहा है, डिलोकलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। जैसे बेंजीन के अंदर आइडेंटिकल होता है, जितनी भी बॉन्ड लेंथ है वो सब इक्वल होता है, वैसे अपने पास ओजोन के अंदर भी क्या होता है? बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होता है। रीजन? क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर्स आ जाते हैं। इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में तो क्या होगा? शॉर्टर होगा, और डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होगा? लार्जर होगा। ठीक है, तो ये अपने पास रेजोनेंस इसका रीजन है कि यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो आइडेंटिकल है। उसका रीजन क्या है? रेजोनेंस। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ओजोन कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग, सल्फर एंड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सल्फर एंड एलोट्रोपिक फॉर्म, सल्फर एंड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ठीक है, नोट करो इसमें। सल्फर, सल्फर exist in three main allotropic forms. Three main allotropic form. First, rhombic sulfur. First, rhombic sulfur, ब्रैकेट में लिखो अल्फा सल्फर। रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, है ना? अल्फा सल्फर।
It is the common form of sulfur. It is the common form of sulfur. Its melting point 385.8 Kelvin. Melting point 385.8 Kelvin. It's insoluble in water. Insoluble in water. Insoluble in water. But easily soluble in carbon disulfide. Easily soluble in carbon disulfide. This is the most stable form of sulfur. This is the most stable form of sulfur. Most stable form of sulfur at room temperature. It exists as S8 molecules. S8 molecules, and sulfur atoms are arranged. Sulfur atoms are arranged in a puckered ring. Puckered, P-U-C-K-E-R-E-D, puckered ring. ठीक है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका. सल्फर, सल्फर, सल्फर. ठीक है, तो ये अपने पास S8 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, पकड़ रिंग के फॉर्म में होता है, क्राउन शेप बन जाती है इसके अपने पास. सेकंड मोनोक्लिनिक सल्फर, जा कहां रही है? हाँ तो लिख दो. सेकंड नोट करो, मोनोक्लिनिक सल्फर. देखो, this form of sulfur prepared by this form of sulfur prepared by rhombic sulfur. Rhombic sulfur. Its melting point 393. Melting point 393 Kelvin. It also exists as S8 molecules. Also exists as S8 molecule with puckered ring structure. With puckered ring structure. It's stable about 369 Kelvin. About 369 Kelvin. And transform into alpha sulfur below this temperature. Below this temperature.
at 369 Kelvin, both forms are stable. This temperature called transition temperature. This temperature is called transition temperature. ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो 369 केल्विन जो है उससे हायर टेम्परेचर में तो क्या बनेगा, बीटा सल्फर बनेगा, ठीक है। और 369 केल्विन से लोअर टेम्परेचर होगा तो क्या बनेगा, अल्फा सल्फर। जो सेकंड फॉर्म है सल्फर का उसको बीटा सल्फर भी बोलते हैं, ध्यान रखना है ना। और 369 केल्विन पे दोनों फॉर्म्स जो होती हैं वो स्टेबल होती है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। और दोनों ही जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म है सबके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, S8 फॉर्म में होगा, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये था अपने पास अल्फा और बीटा सल्फर। लास्ट है जो गामा या प्लास्टिक सल्फर है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।